हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का रेल रोड ज़िंदगी चैनल पे। um, इस चैनल का मकसद तो आइडियली ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस बनाना था, बट ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि मेरे को इस चैनल के थ्रू अपने कोविड एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ रहा है आपके साथ, आप सभी के साथ जो कि एक ट्रैवल चैनल के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। बट वीडियो के एंड तक मैं बताऊंगा कि ट्रैवल करना ऐसे टाइम में भी क्यों इम्पोर्टेंट है, या फिर उसका क्या वैल्यू है फ़िलहाल हम सबकी लाइफ में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो मैं आपसे मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। ये 8 अप्रैल से पहले की बात है। सब कुछ जैसे कि किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि सेकेंड वेव इतना डेंजर होगा। सेम मेरे साथ भी वैसा ही सिनेरियो होगा। मैंने भी ज़रा भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ। जो गोवा के वीडियो की बात है, वो वीडियो प्लान था इस चैनल पे। वो हम गोवा का ट्रिप हमने किया था मार्च 21 या 22 कह रहा हूँ। और मुझे मेरी तबीयत ख़राब हुई है अराउंड 8 अप्रैल। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि गोवा की वजह से कुछ भी हुआ है या उस ट्रिप की वजह से मुझे कोई इन्फेक्शन हुआ कोविड का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ये इन्फेक्शन आई गेस लोकली हुआ है, उल्वे में ही। मुझे पहला फ़ीवर आया 8 तारीख को, और स्टार्टिंग फर्स्ट डे आई वुड से पहले कुछ घंटे का जो फ़ीवर था वो तो नॉर्मली लग रहा था। ऐसे ज़रा भी ऐसे कोई अंदाज़ नहीं था कि कोविड होगा या फिर ये कोई बहुत ही सीरियस वाली बात है। लेकिन पहला दिन गुजरने के बाद यानी कि 8 तारीख को मैंने जब एक दिन फ़ीवर का निकाल लिया, दूसरे दिन जब ये फ़ीवर कंटिन्यूस रहा मेरे बॉडी में और उतर नहीं रहा था, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा बॉडी पेन महसूस हो रहा था, बहुत ज़्यादा। इतना कि लाइक मेरे को शायद ही पिछले कई सालों में ऐसा फ़ीवर आया हो जहाँ पे इतना ज़्यादा बॉडी पेन होता है। वो स्टेट में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता एक्चुअली आप लोगों को कि कैसा फ़ील हो रहा था। बहुत ही डिल्यूजन जैसा माहौल था। मेरे को मतलब स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो रहा था। ब्रेन मतलब स्लो प्रोसेस कर रहा था शायद फ़ीवर की वजह से। 102 103 फ़ीवर था मेरे को। तो और वो बॉडी पेन बहुत ही ज़्यादा था। तो अगर आपको ऐसा 1 सेकंड के लिए भी ऐसा फ़ील हो रहा हो, मतलब 1-2 दिन में अगर आपको फ़ीवर आ रहा है और ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं, लॉस ऑफ टेस्ट भी हो गया था मेरे को उसी टाइम पे। तो आप अगर ऐसा सब महसूस कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको कोविड टेस्ट लेने की ज़रूरत है। तो ये सिलसिला चला 8 तारीख से लेके 11 तारीख तक मेरे फ़ीवर का, जहाँ पे मेरे को बहुत ही ज़्यादा फ़ीवर आ रहा था। घरेलू नुस्खे कुछ अपनाए, कुछ लोकल दवाइयाँ ली, लेकिन उससे फ़ीवर नहीं जा रहा था। तो हमने 11th को डिसाइड किया कि हम प्राइवेट डॉक्टर को दिखाएं, हमारे लोकल डॉक्टर को। तो उनको दिखाने के बाद उन्होंने कुछ टेस्ट रिकमेंड किए मेरे को, और कोविड टेस्ट बोला, ऑब्वियसली वो सबसे पहला था। उन्होंने काफ़ी मेरे को डांटा भी इसलिए था क्योंकि मैंने 2-3 दिन लेट किया। तो अगर आपके केस में आपको ऐसा एक दिन भी लगता है तो इमीडिएटली आप अपना टेस्ट कराइए, डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ आपकी हेल्थ का नहीं है, आपकी वजह से दूसरों को भी इन्फेक्ट हो सकता है। यहाँ पे इस वक्त इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर्सनल लेवल पे नहीं है। जो इन्फेक्टेड लोग हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो मेजर एक इशू हो गया है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में कुछ दिन इग्नोर कर रहे हैं अपने सिम्टम्स को, और सेकेंड वेव के सिम्टम्स बहुत लोगों को नहीं भी समझ रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियसली जैसे नहीं है। नॉट नेसेसरी आपको सिर्फ फ़ीवर आए, आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो सकता है,
आपको गला ख़राब हो सकता है, जैसे मेरा मेरा अभी तक गला ख़राब है, मैं डिस्चार्ज हो गया हूँ लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ। प्रॉब्ली वो इसलिए क्योंकि शायद मेरे लंग्स में ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया। मेरा HRCT स्कोर 12 है जो कि हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त ही मैंने टेस्ट कराया था। तो मैंने आपको बताया कि 11 तारीख को मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मेरे को हाईली रिकमेंड किया कि कोविड का टेस्ट कराओ। तो नेक्स्ट दिन ही जाते 12th को ही मैंने और मेरी वाइफ ने कोविड टेस्ट कराया यहीं सिडको के हॉस्पिटल में, लोकल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो मैं और मेरी वाइफ पॉजिटिव थे। हमें होम क्वारंटाइन का एडवाइस दिया गया वहाँ पे और दवाई दी गई। मेरे पास दोनों दवाई थी, एक प्राइवेट हॉस्पिटल वाली भी जो मैंने 11 तारीख को दिखाया था, और 12 तारीख को जो कोविड सेंटर्स यानी कि सिडको सेंटर से दवाई रिकमेंडेड थी वो भी हमने मतलब लेके रखी हुई थी। बट मैं फ़ॉलो कर रहा था प्राइवेट वाले को, और अपनी वाइफ के लिए हमने वही गवर्नमेंट वाली दवाइयाँ फ़ॉलो की थी। एग्जैक्ट दवाइयाँ मैं आपको इस वीडियो के बीच में कहीं पे डालने की कोशिश करूँगा ताकि आपको हेल्प मिल सके उन दवाइयों की। तो फॉर्चुनेटली मेरी वाइफ को जो सिम्टम्स थे वो इतने सीवियर नहीं थे, और वो मेरा काफ़ी ख्याल रख रही थी इस होम क्वारंटाइन के टाइम पे भी और हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे भी, क्योंकि उसे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रहा था फीवर रिलेटेड या बॉडी पेन रिलेटेड। उसे थ्रोट था थोड़ा, जो कि मैनेजेबल था। बट मेरा फीवर उतर ही नहीं रहा था। 11, 12, 13, 14, 15 हो गया, और तब तक भी फीवर मतलब 102, 101 के आसपास ट्रेंड कर रहा था हमेशा, और कोई भी दवाइयों में कोई कमी नहीं थी, हम रेगुलरली दवा ले रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा क्रिएट हो जा रहा था बॉडी में, जैसे लग रहा था कि उसके उसके चलते फीवर उतरना ही नहीं चाह रहा हूँ। प्रॉपर रेस्ट ले रहा था, घर में अकेले, मैं और मेरी वाइफ बेडरूम में बंद थे, फिर भी कोई ख़ास असर मेरे बॉडी पे चेंज हो नहीं रहा था। और साथ ही साथ ये स्टार्टिंग के 4-5 दिन जो मैं घर पे था, इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा था मेरे को। नींद नहीं आ रही थी, डर लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है या क्यों हो रहा है। फाइनेंशियल बर्डन महसूस हो रहा था एक, शायद हॉस्पिटलाइजेशन का डर था, और ऐसी सब बातें थी जो कि मुझे मतलब हॉस्पिटल से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। बट आई वुड सजेस्ट कि ये एक गलती होगी अगर आपको किसी इतने सीवियर लेवल पे अगर कोविड इम्पैक्टेड है आपकी बॉडी पे, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन से डरना नहीं है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटलाइज होना है। तो 16 को हमने डिसाइड किया कि हम हॉस्पिटल जाएंगे और मुझे एडमिट करेंगे, क्योंकि फ़ीवर उतर नहीं रहा था, मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी, बहुत ही घबराहट हो रही थी, बेचैनी रहती थी बॉडी में हर वक्त। और इतना ज़्यादा फीवर जब आपको रहता है कंटिन्यूस, तो आपकी बॉडी पूरी ब्रेक डाउन हो जाती है। मेरे साथ भी वही हुआ। मेरे ज़रा भी एनर्जी लेवल नहीं थी घर पे, हिलने तक का मेरे को मतलब हिम्मत नहीं था कि मैं बेड से हिल सकूं, या वॉशरूम जाने का भी मेरी पर्सनली कोई इच्छा नहीं थी। पानी पीने का मन नहीं कर रहा था, टेस्ट नहीं था, खाना नहीं, बॉडी पूरी तरीके से ब्रेक हो चुकी थी। 16 को हम फाइनली एडमिट हुए, मतलब मैं एडमिट हुआ, मेरी वाइफ घर पे ही थी, और हॉस्पिटलाइज्ड होने पे सबसे पहले डॉक्टर्स ने मेरा HRCT स्कैन रिकमेंड किया। बहुत ही मुश्किल से 2-2.5 घंटे के मशक्क़त के बाद उसका रिज़ल्ट आया। वो टाइम पे भी मेरे पास थोड़ी भी एनर्जी नहीं थी इधर उधर करने की, बट HRCT ज़रूरी था तो वो कराना ही था। और मेरा स्कोर आया 12। आई थिंक मॉडरेट स्कोर है ये, नॉर्मल होना चाहिए आपका 0 to 7। अगर 0 to 7 है तो आपका लंग्स इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं है, बट अगर 7+ है तो आपको मतलब मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ सकती है, ऑक्सीजन लेवल में प्रॉब्लम हो सकता है। तो
मेरा भी स्कोर वैसा ही था। और 12 होने के बाद डॉक्टर्स ने एंटीबायोटिक्स और कुछ दवाइयाँ चालू कर दी मेरी ड्रिप के थ्रू, जिससे कि बॉडी में जल्दी असर हो। तो 2-3 दिन में हॉस्पिटल में मेरा फ़ीवर धीरे धीरे कम होने लगा। नॉर्मल होता था, लेकिन 4-5 घंटों में फिर से आ जाता था। तो डॉक्टर्स को भी नहीं समझ में आ रहा था कि फ़ीवर क्यों हो रहा है या किस तरह से इसे कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो रिकमेंड किया, जिसकी ऑलरेडी बहुत कमी है। लेकिन फॉर्चुनेटली हॉस्पिटल न्यू मिलेनियम हॉस्पिटल को 5 इंजेक्शन अलॉट हुए थे, तो जिसमें से दो मेरे को दे दिए गए। हॉस्पिटल में करीब 20-25 पेशेंट्स थे, लेकिन सीवियरिटी को देखते हुए 2 इंजेक्शन मेरे को ही दिया गया, और जिसकी वजह से जिसे लेने के बाद मेरा फ़ीवर कम्प्लीटली डाउन हो गया 4th-5th डे पे। और 7th डे तक जब तक मैं हॉस्पिटल में था, यानी कि लास्ट 2-3 दिन में मुझे फ़ीवर नहीं आया, विच वॉज़ अ गुड साइन, विच वॉज़ अ गुड क्लिनिकल साइन, जिसके बेस पे मेरे को डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज करने का डिसीजन लिया। और एक चीज़, मेरा हॉस्पिटल में एक दिन ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था बहुत, अराउंड 80, 86, 88 के आसपास हो गया था फॉर गुड 1 आवर और समथिंग। ये मॉर्निंग की बात है, जब मुझे अचानक से फ़ीवर आया था 4th डे पे हॉस्पिटलाइजेशन के। तो मुझे 2 घंटे ऑक्सीजन पे भी रखा गया। तो मेरे को एक रेमेडी पता चली, आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा। इसके अंदर कपूर है, अजवाइन है और लौंग है। इसको इस तरह से वाइट कपड़े में बांध के ऐसे सूंघना है। इससे आपका ऑक्सीजन लेवल जो रहेगा वो बॉडी मेंटेन करेगा, अगर आप ऐसा हर 1-2 घंटे में इसे सूंघते रहें। तो अगर आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है तो इसे प्लीज़ अपने पास रखें ऐसे चीज़ को, और इसे मतलब हर 1-2 घंटे में इसे कंज्यूम करते रहें। इससे ऑक्सीजन में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट महसूस होता है। मुझे नहीं मालूम कि ये साइंटिफिकली कितना करेक्ट है, बट इसके यूज़ करने के बाद मैंने अपने ऑक्सीजन लेवल्स में चेंजेस महसूस किए। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिम्टम्स मेरी तरह जैसे मैंने आप डिस्क्राइब किए स्टार्टिंग में, बॉडी पेन और फीवर, लॉस ऑफ टेस्ट, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, लैक ऑफ स्लीप, ये सब ज़्यादा हो रहा है, तो आप हॉस्पिटलाइजेशन से घबराएं ना और जल्द से जल्द एडमिट हो जाएं। और डॉक्टर्स आपका पूरा ध्यान रखेंगे, हेल्थ वर्कर्स आपका ध्यान रखेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करिए। उनको उन जो भी कह रहे हैं वो आपको मानना ही है, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हैं इस चीज़ में, वो एक्सपर्ट हैं। वो 1-1.5 साल से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो कोई भी प्रकार का ऐसा अंधविश्वास ना पालें। जो डॉक्टर्स कह रहे हैं उसे फॉलो करें, और सारी मेडिसिन टाइम पे लें। और हॉस्पिटल में जाने का एक और फ़ायदा है कि घर में आपको कुछ चेंजेस होता है आपके बॉडी में, तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वही चीज़ अगर हॉस्पिटल में है तो आपको वो बेटर समझ में आएगी, क्योंकि डॉक्टर समझाएंगे, डॉक्टर्स रहेंगे आपका टेस्ट देखने के लिए, रिपोर्ट्स देखने के लिए। तो हॉस्पिटलाइजेशन से प्लीज़ ना डरें, जितना हो सके चीज़ को पॉजिटिवली लें। ऐसा ना सोचें कि हॉस्पिटल गए तो आप घर नहीं वापस आने वाले, या इस प्रकार की जितनी भी बातें बाहर हो रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल कोविड सेंटर्स में जो गवर्नमेंट सेटअप है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि सेकेंड वेव में सब कुछ बहुत जल्दी फुल हो गया है। हमारे पास बेड नहीं है अवेलेबल। तो आपके पास चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, जैसा भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अपने रिलेटिव्स के लिए, खुद के लिए या अपने फ्रेंड्स के लिए, तो प्लीज़ उसे ऑप्ट करें और हॉस्पिटलाइजेशन से ना डरें। तो मेरा डिस्चार्ज 22 अप्रैल को हुआ क्लिनिकल ग्राउंड्स पे। मेरी रिपोर्ट्स अभी भी कुछ ब्लड रिपोर्ट्स और बाकी चीज़ें बहुत हाई थी, लेकिन मेरी बॉडी ने अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, जिसके वजह से मुझे डिस्चार्ज मिला। इन 7 दिनों का खर्चा करीबन 1.2 लाख रुपीज़ रहा है।
ये ये मैं आपको ब्रैग करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको ये चीज़ का अंदाज़ा रहे कितना खर्चा हो सकता है, क्या हो सकता है। अपने मेडिकल रिकॉर्ड बराबर रखें, इंश्योरेंस पेपर्स अपनी जगह पे रखें, ताकि आपको एक बार डिस्चार्ज होने के बाद सारे बिल्स और मेडिकल जो बिल्स हैं और हॉस्पिटल बिल्स हैं उनका सही से यूज़ करके आप अपना इंश्योरेंस क्लेम कर सकें। मेरा अभी तक इंश्योरेंस पास नहीं हुआ है, तो आई एम नॉट श्योर कितना पैसा मिलेगा वापस, बट आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है डिस्चार्ज के वक्त में। डिस्चार्ज के टाइम पे वो आपको एक रिपोर्ट भी देंगे, डिस्चार्ज रिपोर्ट, जिसमें मेंशन होगा कि आपके ऊपर क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ है, तो वो भी ध्यान से रखें। और घर पे आने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ घर को डिसइंफेक्ट करें। बहुत सारे किट मिलते हैं डिसइंफेक्शन के, वो लें और अपने जहाँ जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ को, वो जगह को डिसइंफेक्ट रखें। अगर आपके घर में मॉम डैड हैं, बड़े हैं, वो डायबिटिक हैं, तो उनका खास ध्यान रखें और उन्हें रोके ना कोई भी चीज़ करने से। कहने का मतलब है कि उन पे प्रेशर ना बनाएं इस कोविड सिचुएशन का। वो जैसे रहना चाहते हैं उन्हें रहने दें, बस उनके सोशल डिस्टेंसिंग और इन्फेक्शन रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखा जाए, मेंटली उन्हें ज़्यादा ट्रबल ना किया जाए। और अगर आप एक बार घर पे आते हैं या फिर जब आप रिकवरी मोड पे रहते हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपना कोविड टेस्ट वापस कराएं। अगर आपने 14 to 17 डेज़ का रिजिम फॉलो किया हुआ है, तो चांसेस हैं कि आपके रिपोर्ट नेगेटिव ही रहेंगे। तो उसके लिए आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल जब तक आप सेफ महसूस ना करें या फिर आपकी वीकनेस पूरी तरह से चली ना जाए। सोसाइटी के प्रेशर या फिर नेगेटिव रिपोर्ट लेने का जो प्रेशर है वो मत पालें, और जब तक आपको कम्प्लीटली ठीक ना हो तब तक आप अपना टेस्ट वापस ना कराएं, क्योंकि बाहर जाएंगे, बाहर भी भीड़ होगी वहाँ पे। आपको अगर वीकनेस है तो आपको वो माहौल वापस से अच्छा नहीं लग सकता है, मेंटली इम्पैक्ट करेगा। तो जब तक आप 100% फिट ना हो, आप वापस से अपना टेस्ट ना कराएं। और रही बात थी ट्रैवल की, जो मैं कह रहा था स्टार्टिंग में, या फिर कोई भी वो काम जो आप रेगुलरली करते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप फाइनेंशियली फिट हैं, या बेसिक फाइनेंसेस से ब्लेस्ड हैं, तो आपको अपने रेगुलर टास्क जो भी हैं उन्हें बंद नहीं करना है ये सोच के कि ये कोविड का टाइम है। जब तक ऑफिशियल लॉकडाउन है वो अलग बात है, तब उसको तो आपको फॉलो करना ही है। लेकिन जितना जल्दी हो सके आप अपनी लाइफ को बैक ऑन ट्रैक लाने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे पैसे बचाने का कोई मतलब नहीं है जो कि एक साथ मेडिकल में जाएगा या फिर ऐसी अननेसेसरी चीज़ों में जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना है लोगों का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में बाई आती है तो फिर उसे कम्प्लीटली ना निकालें, इंश्योर करें कि उसका टेस्ट हो और वो अपना काम रिज्यूम कर सकें, ताकि पैसों का जो फ़्लो है, इकनॉमिक हेल्प है, वो भी बना रहे हर जगह पे। कोई भी चीज़ जो आपने प्लान की है पहले, उसे कोविड के चक्कर में कैंसिल ना करें, भले डिले करें लेकिन उसे चलने दें। अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं, अगर घूमना फिरना है या क्रिकेट खेलना हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप रेगुलर डेज़ में करते हैं, तो उसे कम्प्लीटली बंद ना करें। वो एक्टिविटीज़ को चलते रहने दें, अपने फ्रेंड्स फैमिली से मिलने की कोशिश रखें विद प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और सारे नॉर्म्स के साथ। मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें। आपने नोटिस किया होगा कि हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स हर वक्त हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन्हें इतना इन्फेक्शन नहीं हो रहा कंपैरेटिवली, क्योंकि वो हर एक चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। अगर वो भी आपकी तरह, हमारी तरह अगर रोना चालू कर दें और सारे एक्टिविटीज़ से बंद अपने घर में रहें, तो फिर काम नहीं चलेगा। उसी तरह से आपको अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना होगा कि भले कोविड वार है, सिचुएशन बहुत ख़राब है। हमने पर्सनली भी 3-4 हफ्तों में काफ़ी पर्सनल लॉसेस देखे हैं हमारे रिलेटिव्स में, मेरे फ्रेंड्स की फैमिलीज़ में।
बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम सब कुछ बंद कर दें, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा बंद करेंगे उतना ज़्यादा मेंटली और फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा हमारी इकोनॉमी पे। तो अगर आपका मनी फ्लो अच्छा है, आपको पैसे आ रहे हैं जहाँ से भी आप काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसे अपने तक लिमिट ना रखें। कोशिश करें कि वो आपके फ्रेंड्स, फैमिली और स्पेशली उन लोगों पे जो आप पे डिपेंडेंट हैं काम को लेकर या पैसों को लेकर, उन तक वो पैसे सही तरीके से पहुँचे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो भाई हो सकती है, वो आपके वॉचमैन हो सकते हैं जो आपका कार साफ़ करते हैं, और ऐसे जैसे सभी लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, तो उन तक सही मदद पहुँचाएँ। और कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो कोविड रिलेटेड, तो अपने लोकल अथॉरिटी से कांटेक्ट करें। यहाँ इस चैनल पे कमेंट करें। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई जानकारी लेनी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपना नंबर शेयर करें, मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट करूँगा। और घबराएं नहीं, और बस जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनका सामना करें और आगे चलते रहें। रही बात गोवा वाले वीडियो की, तो डेफ़िनेटली वो वीडियो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। तो ये सब चीज़ें मेरे को एक बार थोड़ा ठीक लगे, मेरा थोड़ा एडिटिंग का मन हो, तो मैं वो वीडियो को ज़रूर से जल्दी एडिट करके इस चैनल तक लाऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को रिज्यूम करने की कोशिश करिए एक बार जब जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो, और वैक्सीन लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय।